मेरा नाम मेघा है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। बहुत भोली भाली और सीधी सादी लड़की थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जो देखने में बहुत ही अच्छा था। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, मगर जब मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ तय हो गया था तो मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मेरे ससुर ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और उसी समय उन्होंने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था। मेरे ससुर मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने मुझे जब शादी में देखा तो उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके 2 महीने के बाद ही मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई थी और मरते समय मेरे पापा ने मेरे ससुर से कहा था कि तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि हम लोगों की शादी खूब धूमधाम से होनी थी, मगर पापा की आखिरी ख्वाहिश यही थी। उसको पूरी करने के लिए जल्द ही हमारी शादी कर दी गई थी। और फिर अपनी इकलौती बेटी की शादी होते हुए देखने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अब सिर्फ मेरी मम्मी अकेली रह गई थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, जबकि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ससुर का नाम इस शहर के टॉप बिजनेसमैन लोगों में आता था। मेरे ससुर को मेरे संस्कार अच्छे लगे थे। उन्होंने देखा था कि मैं बहुत अच्छी और भोली भाली लड़की हूँ। शहर की बाकी लड़कियों से बहुत अलग हूँ। शहर की लड़कियों की तरह मेरे ख्यालात मॉडर्न नहीं हैं और ना ही मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी। मैं बहुत मामूली सी लड़की थी, मगर मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे ससुर मेरी इस बात पर फिदा हुए थे और अपने बेटे के लिए उन्होंने मुझे चुना था। और अब मैं उनके बेटे की बहू बनकर उनके घर आ गई थी, क्योंकि पापा के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद ही मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जब तक मेरे पापा बीमार रहे थे तब तक मैंने उनकी सेवा की थी। मगर एक बात बड़ी ही अजीब थी। जब मेरे पापा जिंदा थे तो उसके 1 हफ्ते बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब तक मैं विदा नहीं हुई थी, लेकिन मेरी शादी अभिराज के साथ हो चुकी थी। मुझे लगता था कि अभिराज मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। आखिरकार अब वो मेरे पति बन चुके हैं, या फिर मुझे मेरे घर के नंबर पर कॉल ज़रूर करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे जब मेरी ससुराल लाया गया तो मेरा फूलों से स्वागत किया गया था। बंगले को अच्छी तरह से सजाया गया था। आखिरकार इस घर की इकलौती मालकिन आई थी। मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ ससुर थे और मेरा पति उनका इकलौता बेटा था। मुझे दुल्हन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया गया था और मैं इंतजार कर रही थी कि कब मेरा पति कमरे में आए, मैं उसके साथ प्यार भरी बातें करूं। मगर मुझे अपने पति से यही शिकायत थी कि उन्होंने अपनी पत्नी की खैर खबर लेने की कोशिश क्यों नहीं की। काफी समय गुजर गया था। लगभग रात के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरा पति कमरे में नहीं आया था। मैं इंतजार करते करते बहुत थक चुकी थी, इसलिए तकिए से टेक लगाकर लेट गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी। पापा की मौत के सदमे में मैं काफी रातों तक जागती रही थी, इसलिए बहुत गहरी नींद आ रही थी। मुझसे अपने पति का और ज्यादा इंतजार न हो सका और मैं गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे कि दिन निकल आया था, मगर मेरा पति मेरे कमरे में ही नहीं आया था। मैं कंफ्यूजन का शिकार हो रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। सुबह के समय मैंने देखा कि मेरा पति कमरे में आया था, मगर एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। गुस्से से वो कमरे के अंदर चलते हुए आए थे और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए थे। क्या वो सारी रात कमरे से बाहर रहे थे? ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पति ने मुझसे कोई बात भी नहीं की और फिर वो तैयार होकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं उनको बस लगातार देखती चली गई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आया था। नौकरानी कमरे में आई और उसने मुझे कपड़े निकाल कर दिए थे। कहने लगी कि भाभी, ये कपड़े पहन लो और फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ। बड़े मालिक आपका नाश्ते के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार होकर नीचे चली गई थी। देखा तो ससुर जी बैठे हुए थे। मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे कुर्सी दी और बैठने को कहा। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी वैरायटी का नाश्ता लगा हुआ था। उन्होंने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन मैं गहरी सोच में थी। वो मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ना जाने क्यों मेरे पति का बिहेवियर ऐसा था। क्या उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी या फिर कोई और बात थी?
तभी अचानक मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेघा, क्या सोच रही हो बेटा, नाश्ता करो। मैंने कहा कि जी पापा जी, करती हूँ। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई थी। मेरे ससुर मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत खोई खोई हूँ। मेरे पति जब भी कमरे में आते मुझसे कोई बात नहीं करते थे। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने पति से बात करने की कोशिश की थी। वो कमरे में आए थे और फिर से तैयार हो रहे थे। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी वो रात को एक रात भी मेरे पास नहीं रुके थे। शायद वो घर में बने हुए दूसरे कमरों में जाकर सोया करते थे। मेरे पति अपनी घड़ी ढूंढ रहे थे, उन्हें वो नहीं मिल रही थी। मैंने जल्दी से उन्हें उनकी घड़ी निकाल कर दे दी और उनसे कहा कि लाइए, मैं आपके हाथ में पहना देती हूँ। मैंने ये बात कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया था तो उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगे कि तुम्हें मेरे करीब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे उलझन महसूस होती है। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो, मेरी तो आपके साथ शादी हुई है। उन्होंने कहा, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। ये कहकर वो कमरे से चले गए थे और मैं उनका ऐसा बिहेवियर देखती रोती रह गई थी। मैं इतना रोई थी कि मुझे कमरे में रोते रोते ही रात का समय हो गया था। मैंने दोपहर भी खाना नहीं खाया था जब नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाभी, नीचे चलो, आपको मालिक खाने की टेबल पर बुला रहे हैं। मैंने उसे मना किया कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, तो वो चली गई थी और शायद उसने इसी तरह से जाकर मेरे ससुर जी को भी बता दिया था। जब मेरे ससुर मेरे कमरे तक चलते हुए आए और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो कहने लगे कि बेटा, क्या बात है, तुमने दोपहर भी खाना नहीं खाया और अभी भी तुम खाने की टेबल पर नहीं आई हो। फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया था और उनसे ये भी कहा था कि क्या मैं सच में उनको पसंद नहीं हूँ, क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मेरे ससुर मेरे सवाल पर खामोश होकर रह गए थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरे ससुर कहने लगे कि बेटा, अभिराज काम के सिलसिले में घिरा हुआ है, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की बात पर मैंने यकीन कर लिया था। मैं 2-3 दिन का इंतजार करने लगी मगर मेरे पति का बिहेवियर वैसा का वैसा ही था। उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया था। मगर मैंने देखा था कि मेरे पति किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते थे और इतनी प्यार भरी बातें करते थे कि मेरे दिल पर छुरियां चलती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पति के लिए कुछ हो ही नहीं। मेरे सामने ही वो उस लड़की से बात करते रहते थे। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि उनके साथ मैं शादी के बंधन में बंधी हुई हूँ। मेरे ससुर के पीछे वो लड़की घर पर ही मेरे पति से मिलने आती थी और काफ़ी देर तक वो लोग बातें करते रहते थे। मैंने इस बारे में अपने ससुर को बताया तो वो कहने लगे कि बेटा, तुम अभी बर्दाश्त करो, वो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं समझता था कि मेरा बेटा शादी के बाद इस लड़की को छोड़ देगा। ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। दरअसल मेरे बेटे की पहले भी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। कभी भी उसने किसी एक लड़की से मोहब्बत ही नहीं की, तो फिर वो इस लड़की से भी मोहब्बत नहीं करेगा, उसका दिल भर जाएगा। मगर तुम उसकी पत्नी हो, जो पावर तुम्हारे पास है वो उन लड़कियों के पास नहीं है। मैंने अपने ससुर से रोते हुए कहा था, अगर आपके बेटे को मैं पसंद नहीं थी तो आपने उनकी ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी क्यों करवा दी। वो तो उस लड़की को पसंद करते हैं, उनके साथ ही आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए थी। क्योंकि 2 लोगों के बीच जब अंडरस्टैंडिंग होती है तब शादी का रिश्ता आगे तक चलता है। मगर जब 2 लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो रिश्ता कमज़ोर ही रहता है, उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता। मेरे ससुर कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरा बेटा अभी भटका हुआ है, वो इन लड़कियों के चक्कर में तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहा। वो नहीं जानता कि उसके पिता ने उसके लिए भला सोचा है, तभी तो उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाई है। तुम्हारे जैसी लड़की ही उसे सुधार सकती है और तुम्हारे जैसी लड़की ही उसे संभाल सकती है। ऐसी लड़कियां जो साल में न जाने कितने बॉयफ्रेंड्स बदलती हैं, वो शादी के बाद अपनी गृहस्थी को भी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती। मैं इस दुनिया की चमक धमक से बहुत दूर हूँ। मुझे सादा और सिंपल लोग पसंद है, तभी तो मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए सिलेक्ट किया। तुम फिक्र मत करो, वो संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। जैसा मैं सोचता हूँ तुम वैसा ही करोगी। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरोगी। मैंने अपने ससुर जी से कहा था कि अब तो मेरी शादी अभिराज के साथ हो गई है, अब तो मुझे इस शादी को चलाना ही है। वैसे भी ये रिश्ता मेरे पापा ने तय किया था और हमारे यहाँ लड़की को अपनी शादी बचाने के लिए न जाने कितने कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। मेरे ससुर को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था।
मैं तो अपने पति का हर गलत बिहेवियर बर्दाश्त करती थी। कई दिन गुजर गए थे मगर मेरे पति की हरकतें अभी भी बंद नहीं हुई थी। मैं उनका हर काम करने की कोशिश करती थी, उनसे बातें करने की कोशिश करती थी, उनके करीब जाने की कोशिश करती थी, मगर वो मुझे धुतकार दिया करते थे और उस लड़की के धीरे धीरे करीब होते जा रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी जलन होती थी, मगर मैं फिर भी खामोश रहती थी और हर बात पर सब्र करती थी। वैसे तो हमारे घर में ढेर सारे नौकर थे, शेफ भी थे जो खाना बनाया करते थे, मगर मैं अपने पति और ससुर का दिल जीतने के लिए खुद ही खाना बनाया करती थी। मेरे ससुर को तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था, लेकिन जब मेरे पति खाना खाने बैठते तो दो बोल मेरी तारीफ के भी नहीं बोलते थे। बस खामोशी से खाना खाते और उठकर चले जाते थे। उनका ऐसा बिहेवियर मेरे दिल को चीर कर रख देता था, मगर क्या कर सकते हैं। मेरे पति तो किसी के सुनते ही नहीं थे, सिर्फ अपने पिता के अलावा। मेरे पति अपने पिता से बहुत डरते थे, वो जैसा कहते उन्हें करना पड़ता था। एक बार मेरे ससुर ने अभिराज से कहा था कि तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए, तुम कहीं बहू को घुमाने तक नहीं लेकर गए, आज बहू को शॉपिंग पर लेकर जाओ। मगर अभिराज ने साफ इनकार कर दिया। ससुर जी ने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है और तुम जानते हो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अपने पिता के इतने सख्त लहजे पर मेरे पति मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए थे और फिर वो मुझे शॉपिंग पर ले गए थे। मैंने देखा था वहाँ भी उनका मूड ठीक नहीं था, वो बड़े गुस्से में ड्राइविंग कर रहे थे। हम लोग जब शॉपिंग मॉल पहुँचे तो मेरे पति ने कहा कि जो चाहिए हो वो ले लेना, मगर जल्दी करना, मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। मुझे एक साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। मैं वो साड़ी अपने पति को दिखाना चाहती थी कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। मैं जैसे ही उनके करीब गई, वो पीठ फेर कर उसी लड़की से फ़ोन पर बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आज मैं इसे शॉपिंग पर लेकर आया हूँ। पापा ने ज़बरदस्ती इसे मेरे साथ भेज दिया। मैं तुमसे मिलने अभी थोड़ी देर में आऊँगा। हाँ हाँ बाबा, जल्दी ही, मैं इससे अपना पीछा छुड़ाने वाला हूँ। मुझे खुद ये लड़की अच्छी नहीं लगती, चीप गवार सी लड़की है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे छोड़कर जल्दी ही तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ। मेरे डैड ने मेरे साथ धोखा किया है, अपने दोस्त की इस गवार बेटी को मेरे साथ बांध दिया। मैं पीछे खड़ी हुई उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि मेरा दिल बेहद दुख रहा था। अचानक मेरे पति ने जब पीछे पलटकर देखा तो वो मुझे देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ जल्दी जल्दी जो लेना है खरीद लो, उसके बाद तुम्हें घर भी ड्रॉप करना है। मैंने अपने पति से घबराते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, अब हमें चलना चाहिए। उन्होंने जल्दी से बिल पे किया और फिर हम लोग घर आ गए थे। मेरे पति ने मुझे घर के गेट पर छोड़ दिया था और खुद वो वहाँ से चले गए थे। मैंने उस साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं खरीदा था। मैं रोती हुई जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे ससुर जी ने मुझे देख लिया और कहने लगे कि बेटा क्या हुआ है, अभिराज कहाँ है और तुम बस एक शॉपर ही लेकर आ रही हो और कुछ नहीं खरीदा। मैंने कहा कि नहीं, मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं कर रहा था। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और बहुत देर तक रोती रही थी। मेरे पति का बिहेवियर मुझे जीते जी मार रहा था। ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जब उसी रात मेरे पति घर आए तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने जब मेरी सूजी हुई आंखें देखी तो वो मेरे करीब बैठ गए और कहने लगे कि मेघा, क्या तुम रो रही थी? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि जी नहीं। तो वो कहने लगे कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वो कहने लगे कि मैं जानता हूँ, मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था तो तुमने सारी बातें सुन ली थी। मुझे माफ़ कर दो मेघा, मैं तुम्हारे दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता था। मेरी शादी तुम्हारे साथ इतनी जल्दबाजी में हो गई, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सका। मगर अब मुझे तुम्हारी अहमियत पता चल गई। तुम एक भोली भाली लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने जब ऐसे शब्द कहे तो मेरा दिल पिघलकर रह गया था। मैंने अपने पति से मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं, आप तो मेरे पति हैं, भला आप मुझसे माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? आपकी कोई गलती नहीं। उस समय मेरे पति मुझसे जितना प्यार कर रहे थे, मुझे जितना अपना समझ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभिराज के इस तरह बदलने से मेरी पूरी ज़िंदगी भी बदल कर रह गई है। क्योंकि दुनिया के ऐशो आराम से ज़्यादा मुझे अपने पति की मोहब्बत की ज़रूरत थी। उस दिन के बाद से मेरे पति के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। अगले दिन मैं बहुत खुश थी। जब मेरे ससुर ने मुझे खुश देखा तो वो मेरी खुशी की वजह पूछने लगे। कहने लगे, आज तो हमारी बेटी बड़ी खुश नज़र आ रही है।
मैंने उनको बताया कि अभिराज ने रात मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की थी और उनका अभी तक जो मेरे साथ बिहेवियर रहा है वो मुझसे उसकी माफ़ी भी मांग रहे थे। मेरे ससुर ने जब ये बात सुनी तो वो चौंक कर रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है, मगर फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे ससुर ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि चलो ये तो अच्छी बात है, तुम सदा सुहागन रहो। 2-3 दिन मेरे अभिराज के साथ बहुत अच्छे गुजरे थे। इसी दौरान अभिराज मेरे लिए आईफोन भी लेकर आए थे। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। वो कहने लगे कि तुम ये मोबाइल यूज़ करो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मगर मैंने अपने पति से मना किया कि मुझे मोबाइल की क्या ज़रूरत है, घर में टेलीफोन तो है, मेरी आपसे बात तो हो ही जाएगी, फिर मैं इसका क्या करूँ। मेरे पति कहने लगे, अरे आजकल सब लोग आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम भी अपने पास रखो, मुझे अच्छा लगेगा। अपने पति के ऐसा कहने पर मैंने मोबाइल अपने पास रखना शुरू कर दिया था। 2 दिन गुजरे थे कि फिर से मेरे पति ने मुझे और गिफ्ट्स लाकर दिए। वो कहने लगे कि मेघा, तुम पर ये साड़ी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो ये ड्रेस पहननी चाहिए। मैंने जब वो ड्रेस खोल कर देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा था, क्योंकि उसकी स्लीव्स नहीं थी, वो एक स्लीवलेस गाउन था। वो मेरे लिए और भी ड्रेसेस लेकर आए थे, कोई बहुत छोटी थी तो किसी की बैग बहुत बड़ी थी, मगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। मेरे पति ने कहा कि प्लीज़ मेरी खुशी की खातिर पहन लो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो जानती हो कि मुझे मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन अब मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें मॉडर्न बनाकर रखना चाहता हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि घर में पापा जी भी होते हैं, मैं उनके सामने ये पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहने लगे कि पापा का भी हर तरह के लोगों में उठना बैठना है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगे। और क्या तुम मेरी खुशी की खातिर ये कपड़े नहीं पहन सकती? जब मेरे पति ने मुझसे ऐसी बातें कही तो मैं ये कपड़े पहनने पर मजबूर हो गई थी। मेरे पति ने कहा था कि अब तुम्हें घर में रोज इन्हीं कपड़ों में से एक ड्रेस निकाल कर पहन लेनी है। अगर ये खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और नई नई लाकर दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, यही काफ़ी है। मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अपने पति की वजह से मुझे पहनने पड़ रहे थे। मैं अपने पति को हर हाल में खुश देखना चाहती थी और फिर मैंने ये कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। मैंने देखा था कि पापा जी मुझसे नज़रें चुराते थे, ज़्यादा मेरे सामने नहीं आते थे। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी। मैंने जब कॉल रिसीव की तो कॉल पर कोई लड़का बोल रहा था। पहले तो उसने मुझे हाय हेलो कहा और फिर वो हालचाल पूछने के बाद मेरी तारीफ़ें करने लगा। न जाने कि वो मेरी तारीफ़ें कर रहा था और वो कौन था। उसने मुझे अपना नाम वरुण बताया था, मगर मैं तो किसी वरुण को नहीं जानती थी और मैं अपने पति के अलावा किसी अनजान मर्द से बात भी नहीं कर सकती थी। भले ही वो मेरी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली अपने लिए तारीफ़ मुझे किसी जहर की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तारीफ़ नहीं बल्कि मेरे लिए जहर उगल रहा है। जब मेरा पति मेरी तारीफ़ करता था मुझे वही अच्छी लगती थी। मैंने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर दिया था, मगर उसने तो मुझे कॉल कर करके मेरा पीछा ही ले लिया था। वो मुझे कॉल करके कहता था कि तुम मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार मुझसे मुलाकात कर लो। लेकिन मुझे इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपना फ़ोन कई बार स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन मेरे पति जब भी मेरा मोबाइल देखते तो कहते कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, अपना नंबर ऑन रखा करो, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे हालचाल पूछ लेता हूँ। मैंने अपने पति को बताया था कि मुझे कोई तंग कर रहा है, इसलिए मैंने नंबर स्विच ऑफ किया है, मगर मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। मैं ऐसी कॉल से बहुत तंग आ गई थी, तो फिर हार कर मैं अपने ससुर जी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि पापा देखिए ना, मेरे नंबर पर अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, इन पर कोई लड़का बात करता है और वो बड़ी ही घटिया बातें करता है, मुझसे मिलने के लिए कह रहा है, कहता है कि मैं इससे बात करूं, मगर मैं तो इस लड़के को जानती ही नहीं हूं और आज तो इसने हद ही कर दी। मुझे फ़ोन करके कहता है कि मेरे पास तुम्हारे फ़ोटो हैं, मैं तुम्हारे फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो, और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता है। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ये मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहा है। भला मैं इससे मिलने क्यों जाऊं, जबकि मैं खुद जानती हूं कि मैं किसी अनजान के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाती और ना ही मेरी किसी के साथ वीडियो बनी हुई है।
जब मैं घर से बाहर ही ज्यादा नहीं निकलती तो मेरे किसी के साथ फोटो कैसे हो सकते हैं। मेरे ससुर मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा फोन मैं कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकता हूँ। मैंने कहा कि जी पापा जी, आप रख लीजिए। मैं मुड़कर जाने ही लगी थी कि मेरे ससुर ने मुझे वापस आवाज लगाई और कहने लगे कि तुमसे एक बात कहनी है। मैंने कहा कि जी पापा जी, कहिए। बेटा, तुम जिस तरह के कपड़े आजकल पहन रही हो, ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्या तुम्हें अभिराज ने कहा है? मैंने कहा कि जी पापा जी, उन्होंने ही मुझे ये कपड़े लाकर दिए हैं। उनका कहना है कि मुझे तुम ऐसे कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो, तभी मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। मगर मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। ऐसे कपड़ों में मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे तो साड़ी या सूट ही पसंद है। मेरे ससुर मेरी बात सुनकर कहने लगे कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम्हें अभिराज के कहने पर ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे रहो, तुम्हें अभिराज की बातों में नहीं आना है। न जाने क्यों पापा ऐसी बातें कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मगर पापा जी, अगर वो नाराज हो गए तो? वैसे भी उनका मूड इतने समय के बाद मेरे साथ ठीक हुआ है। मेरे ससुर ने कहा कि नहीं बेटा, तुम अपने हिसाब से रहो, तुम्हें वो काम नहीं करना जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन जब रात के समय मेरे पति आए और मेरा मोबाइल तलाश करने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना मोबाइल पापा जी को दे दिया है। मुझे वो लड़का तंग कर रहा था ना, इसीलिए। अभिराज कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मोबाइल पापा को देने की क्या जरूरत थी? मैं तो उनकी ऐसी बातें सुनकर चौंक गई थी। भला वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? मैंने मोबाइल किसी गैर को थोड़ी ना दिया था। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत सी बातें सुनाई थी। फिर से उनका बिहेवियर बदल गया था। जो मेरे लिए अच्छे हो गए थे, अब वो फिर से मेरे लिए पहले जैसे हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि उनके ऐसे बदलते हुए रूप को मैं क्या समझूं। मैं फिर से उदास रहने लगी थी। मैं तो हमेशा से ही अपने पति की मोहब्बत पाने के लिए तरसती रही थी। अब मुझे इतनी मुश्किल से उनकी मोहब्बत मिली थी, तो फिर ना जाने कि उन्हें दोबारा से क्या हो गया था। और इस सब की वजह भी जल्द ही मेरे सामने खुलकर आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और उन्होंने कहा था कि देखो बेटा, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। मैंने कहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात है पापा जी? तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभिराज की गर्लफ्रेंड उसे बहका रही है, कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो तुम्हें डिवोर्स दे दे और उससे शादी कर ले। और अभिराज भी ऐसा ही चाहता है। अभिराज चाहता है कि तुम खुद उसे छोड़कर चली जाओ, तभी तो उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहता। मगर तुम हो कि अपनी शादी चलाने के चक्कर में उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती, उससे तंग नहीं आती, तो उसने कोई दूसरा तरीका अपनाया। उसने तुम्हारे लिए जो ड्रेसेस लाकर दी थी और आईफोन लाकर दिया था, उसके बारे में वो मुझे आकर बताया करता था। कहता था कि आपकी बहू कितनी मॉडर्न होती जा रही है। उसने मुझसे आईफोन मंगवाया है और खुद इस मोबाइल से ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर कर रही है। और अब वो घर में कैसे कैसे कपड़े पहनने लगी है, ये तो आपको भी नजर आता होगा। देखिए, जिस लड़की को आप संस्कारी समझते थे, वो हमारे घर की दौलत देखकर कितनी मॉडर्न हो गई है। उसे लगता था कि मैं इस बात पर गुस्सा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक संस्कारी और सुशील लड़की समझकर इस घर की बहू बनाकर लाया हूँ। मुझे बुरा लगेगा कि तुम मॉडर्न होती जा रही हो। उसके भड़काने पर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अपने ससुर की बातें सुनकर तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया था कि क्या सच में मेरे पति ने मेरे ससुर से मेरे बारे में ऐसी झूठी झूठी बातें कही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, अभिराज ने फिर तुम्हें इस घर से निकालने का दूसरा तरीका अपनाया। तुम्हारा अफेयर बताकर वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहता था। उसने तुम्हें खुद मोबाइल लाकर दिया और तुम्हारे फोन पर जो कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, ये किसी ऐसे इंसान के हैं जो लोगों के घर तोड़वाते हैं, जिनके पतियों को अपनी पतियों पर शक होता है या जो अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करते हैं। वही लोग ऐसे ग्रुप के लड़कों को हायर करते हैं और अभिराज ने भी एक ऐसे ही लड़के को हायर किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे मोबाइल से कॉल को ट्रेस करने के बाद अपने पीए से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उसने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया और मैंने जाकर इस लड़के से भी बात की जो तुम्हें तंग कर रहा था। उसने बताया कि अभिराज ने उसे पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। ये तो उनका काम है,
वो लोग इसी तरह लड़कियों से बातें करते हैं, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। और अभिराज भी काफी समय से तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, मगर तुम एक सीधी सादी लड़की हो, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुमने वो मोबाइल लाकर मुझे दे दिया। दरअसल अभिराज अपने एक दोस्त से ये काम करवाना चाहता था, मगर उसने अभिराज को साफ इनकार कर दिया। उसने उससे कहा कि तुम्हारे डैड की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, अगर तुम्हारे डैड को धोखे से भी मेरे बारे में पता चल गया तो मेरी खैर नहीं होगी। इसलिए उसने इस ग्रुप के लड़कों से अभिराज का कांटेक्ट करवा दिया ताकि वो तुमसे फ़ोन पर बातें करे और तुम्हें मिलने के लिए बुलाए, और अभिराज तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें छोड़ दे और मेरी नज़रों में भी तुम गलत साबित हो जाओ। वो तो किसी भी हद तक यही सोचने की कोशिश कर रहा है कि तुम उसकी ज़िंदगी से चली जाओ और मैं भी तुम्हें गलत समझने लगूं। न जाने अभिराज को क्या हो गया है, उसे क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस दुनिया में पति पत्नी का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे ज्यादा अहम और मजबूत होता है, मगर उसे इस रिश्ते की कदर नहीं है। अपने ससुर की बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि क्या अभिराज इस हद तक भी गिर सकते थे। मुझे अभिराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो इस रिश्ते को चलाने के लिए उनकी हर बात को बर्दाश्त करती हूँ। वो मुझे धुतकारते हैं, मुझे गलत सलत बातें कहते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेइज्जती करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। अब उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने ससुर के सामने फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अब अपने ससुर से कह दिया था कि मैं अभिराज की सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरा और उनका रिश्ता ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। पापा जी कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, अगर ऐसा हुआ तो मेरा बेटा बिखर कर रह जाएगा। मैं अपने बेटे को सुधारना चाहता हूँ और उसे तुम ही सुधार सकती हो। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा सीधे रास्ते पर ज़रूर आएगा। मैंने कहा कि लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते। फिर मेरे ससुर ने मुझे एक प्लान के बारे में बताया और वो कहने लगे कि बस मैं तुमसे जैसा कहूँ तुम वैसा ही करती जाना। हमें अभिराज की ही चालाकी इस पर इस्तेमाल करनी है, जैसा उसने किया हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरे ससुर जी की बात मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब उन्होंने डिटेल से मुझे सारी बात बताई तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अभिराज को ही अपना पति मानती थी। भला मैं अभिराज के अलावा किसी और के साथ कैसे। मगर पापा जी यही कहने लगे कि बेटा, तुम्हें अपना घर बसाना है तो तुम्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कुछ रास्ते बहुत कठिन होते हैं और उनमें आने वाली कठिनाइयों को हमें ही पार करना होता है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मेरे ससुर जी ने जब मुझे सराहा तो मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हो गई थी। मेरे ससुर जी ने मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दिया था। मेरे मोबाइल पर उस लड़की की कॉल्स और मैसेजेस अभी भी आ रहे थे। मैंने वो सब ऐसे ही छोड़ दिए। मैं जानती थी कि अब मेरा पति कौन सा कदम उठाने वाला है। मैं ज़बरदस्ती अपने पति को तंग करने लगी, ज़बरदस्ती उनसे बातें करने लगी ताकि वो मुझसे और ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि जब जब मैं उनके करीब जाती थी तब तब वो बहुत गुस्सा होते थे। इस बार वो गुस्से में जो फैसला करने वाले थे वही फैसला मेरे लिए कामयाबी का रास्ता बनने वाला था। मेरे पति ने मेरे करीब जाने पर मुझे धक्का दे दिया और कहने लगे कि तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। मैंने रोते हुए अभिराज से कहा कि अगर आपको इस लड़की से शादी करनी थी तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की। आपको अपने पापा से कहना चाहिए था कि आपको अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बात पर अभिराज चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा ही मैंने उनका हुक्म माना, बस यही वजह है। इतने में ही मेरे ससुर कमरे में आ गए थे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ मेघा, क्यों रो रही हो। मैंने पापा से कहा कि पापा, अभिराज जब मुझे पसंद नहीं करते तो आपने मेरी उनके साथ शादी क्यों की। मेरे ससुर ने अभिराज की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या बात हुई है बेटा। अभिराज कहने लगे कि पापा, ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको पहले भी इसकी हरकतों के बारे में बता चुका हूँ। मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होगा। आप जैसी संस्कारी और सुशील लड़की होने का इससे दावा करते हो, ये बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। पापा कहने लगे, तो तुम इसके साथ रहना नहीं चाहते। इस बात पर अभिराज खामोश हो गए थे। पापा चलते हुए उनकी तरफ गए और कहने लगे कि बताओ, मुझे जवाब दो, तुम नहीं रहना चाहते मेघा के साथ, तुम इसे छोड़ना चाहते हो। अभिराज ने इस बात पर अपने पापा की तरफ देखा और कहने लगे कि जी, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। उनकी इस बात पर मेरे ससुर ने कहा कि अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम मेघा को छोड़ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर।
इस जायदाद में तुम्हारा और मेघा का बराबर का हिस्सा होगा। मेघा के पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूं। अगर मैं इस तरह उसे घर से निकाल दूंगा तो मरने के बाद भला मैं इसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उसकी बेटी को बहू बनाने के बाद अपने घर से निकाल दिया, सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो मेघा भी दूसरी शादी करेगी, और जब तक मुझे मेघा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक मेघा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुम्हारी ये मुश्किल हल कर दी है। मेघा की शादी के बाद तुम जिससे चाहे उससे शादी कर लेना। अपने पिता की बात सुनकर मेरे पति को एक जोरदार झटका लगा था, क्योंकि उनको अपने पिता से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मगर मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर लगता था कि मेरे पति ने कोई जंग जीत ली हो, मगर अभी उन्हें इंतजार करना था। मेरा दिल बहुत दुख रहा था कि मैं जिस इंसान के घर शादी करके यहाँ आई हूँ वो इंसान ना तो मुझे अपनी पत्नी मानता है और ना ही मुझे पत्नी होने का दर्जा देता है, और ना ही वो मुझे पसंद करता है। भला ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मगर जो कदम मेरे पति को सुधारने के लिए मेरे ससुर ने उठाया था, अगर वो कामयाब होता तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कामयाब नहीं होता तो मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी। हमें किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता नहीं रखना चाहिए, जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए अगर वो इंसान आपके साथ खुश नहीं है तो। मेरा पति तो जैसे तैसे खुश हो गया था। अगले दिन जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरे ससुर ने 5 लड़कों को घर में बुलाया हुआ था। ये लड़के कौन थे? मेरे पति ने भी वहां आते ही सबसे पहला सवाल यही किया था। जब मेरे ससुर ने उन्हें बताया कि ये लड़के मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, मैंने इन लड़कों को मेघा के लिए बुलाया है। इनमें से जो लड़का मुझे और मेघा को पसंद आएगा मैं उसके साथ ही मेघा की शादी करवा दूंगा। ये बात सुनकर अचानक न जाने क्यों मेरे पति के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, मगर फिर अचानक उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी और कहने लगे कि आपको क्या हो गया है पापा, क्या इस तरह से रिश्ते तलाश किए जाते हैं? मेरे ससुर कहने लगे कि मेरा तो अंदाज यही है, अब इन लड़कों में से कोई एक लड़का मैं सिलेक्ट करूंगा और वो लड़का मेघा को हमारे घर कुछ दिन रहकर इम्प्रेस करेगा। अगर उस लड़के ने मेघा को इम्प्रेस कर लिया और वो मुझे और मेघा को खुश करने में कामयाब रहा तो फिर मैं सारी जिंदगी के लिए मेघा को उसके हवाले कर दूंगा। उन दोनों की शादी हो जाएगी और तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा। अभिराज कहने लगा कि पापा आप होश में तो है ना, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मेरे ससुर कहने लगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मुझे मेघा की बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेघा को ऐसा पति मिले जो उसे पसंद ही न करे और उसे प्यार भी न दे, बल्कि उसे ऐसे हमसफर की ज़रूरत है जो सारी ज़िंदगी उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखे। आखिरकार अच्छा हमसफर तलाश करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे पति ने गुस्से से अपनी गर्दन हिलाई और वो वहाँ से चले गए थे, जबकि मेरे ससुर और मैं एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। मेरे ससुर ने उन 5 लड़कों में से नक्श नाम की एक लड़की को मेरे लिए सिलेक्ट कर लिया था और उसे हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए कहा था। नक्श को मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह से रहना था जैसे वो मेरा पति है और मेरे सारे नाज नखरे उठाने थे, मेरा ख्याल रखना था। अगर वो इस परीक्षा में सफल हो जाता तभी मेरी उसके साथ शादी होनी थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो पापा ने नक्श से अभिराज को मिलवाया था और उनसे कहा था कि अब नक्श कुछ दिन हमारे यहाँ रहकर मेघा का ख्याल रखेगा। उसी समय से नक्श ने अपने काम की शुरुआत कर दी थी। मैं खड़ी हुई थी जब नक्श कहने लगा कि मेघा तुम कितनी देर से खड़ी हुई हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। चलो अपने कमरे में, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ, तुम्हें आराम करना है। उसकी ये बात सुनी थी कि झटके से अभिराज ने नक्श की तरफ देखा और वो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गया था। न जाने क्यों ये सब करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अभी मैं और अभिराज एक ही कमरे में रहते थे, क्योंकि अभी तो मैं अभिराज की ही पत्नी थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभिराज अपने मोबाइल में बिजी थे, जबकि मैं लेटी हुई उन्हें देख रही थी। तभी अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा। सामने से दरवाज़ा खोलकर आने वाले इंसान ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी बात पर अभिराज ने उसे चौंक कर देखा और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नक्श ने कहा कि मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेघा तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं जानता हूँ तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही होगी। चलो मेरे साथ, हम दोनों छत पर चलते हैं, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है।
छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गया था, जबकि हम दोनों को अभिराज फटी फटी आंखों से देख रहा था। फिर सुबह के टाइम पर मैं सो रही थी जब नक्श फिर से हमारे कमरे में आ गया और मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया। कहने लगा कि मेघा, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप अभी तक सो रही हो। आपको इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह को देर से उठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये लो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया हूँ। मैंने उसे थैंक यू कहा। अभिराज ने नक्श से कहा कि तुम बार बार इस कमरे में क्यों चले आते हो। नक्श ने अभिराज से कहा, क्योंकि इस कमरे में मेरी होने वाली पत्नी रहती है और जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मैं बार बार इस कमरे में आता रहूंगा। अभिराज कहने लगे, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ रहने का। तुम चाहो तो इस कमरे से इसे लेकर जा सकते हो। नक्श धीरे धीरे चलता हुआ अभिराज की तरफ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि मैं इसको आपके कमरे से नहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद इस घर से ही उड़ाकर ले जाने वाला हूँ। मैं अपनी पत्नी को इतना खुश रखूंगा जितना तुमने भी नहीं रखा होगा। मैंने नक्श से कहा कि आपने कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनाई है। नक्श कहने लगा कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद आई। मैंने कहा कि जी, बहुत अच्छी है। तो वो बोला, देखो मैं तो मिडिल क्लास इंसान हूँ, मेरे घर में यहाँ की तरह नौकर चाकर नहीं होंगे, मगर मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। जब तुम किचन में खाना बनाया करोगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प किया करूँगा। जब तुम घर की सफाई किया करोगी तब भी मैं तुम्हारी हेल्प किया करूँगा। जब तुम कपड़े धोया करोगी तो मैं छत पर जाकर उन्हें फैलाया करूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होने दूंगा। नक्श मुझसे इस तरह की बातें कर ही रहा था और अभिराज को ना जाने क्यों उसकी इन बातों पर गुस्सा आ रहा था। अब हम इसी तरह से कुछ न कुछ करके अभिराज को जलाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो मैं नहाकर निकली थी, जब मैंने बाल झटके तो देखा कि सामने ही नक्श खड़ा हुआ था। वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुम कितने खूबसूरत हो, मन करता है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं। मैं उसकी इस बात को सुनकर हंस रही थी और जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया। नक्श ने मुझे तभी थाम लिया था और किसी रोमांटिक मूवी की तरह हम दोनों ये सीन क्रिएट कर रहे थे, मगर जलने वाला इंसान हमें बड़ी दूर से देखकर जल रहा था। अगले दिन मेरा बर्थडे था। नक्श को मेरे बर्थडे के बारे में पता चल गया था। उसने मुझे सरप्राइज पार्टी दी थी। रात को हम सब लोग सो रहे थे जब अचानक घर में म्यूजिक बजने लगा और नक्श ने मुझे नीचे वाले पोर्शन में आने के लिए कहा। जब मैं उतरकर नीचे गई तो मेरा स्वागत फूलों से किया गया। मेरे लिए नक्श ने ढेर सारे गिफ्ट्स का इंतजाम किया था और फिर ठीक 12 बजे नक्श ने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ केक कट करवाया था। मैंने कहा कि नक्श, तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? नक्श कहने लगा कि अंकल जी ने मुझे तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के बारे में बता दिया है। आखिरकार तुम्हारी मेरे साथ शादी होने जा रही है। अभी तो मेरे सामने तुम्हारा पहला बर्थडे है, मगर देखना अगली बार मैं तुम्हारा बर्थडे इससे भी अच्छा सेलिब्रेट करूंगा। अभिराज अभी भी हम दोनों को देख रहे थे और वो मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल थे। पापा भी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और बार बार अभिराज की तरफ देखकर नक्श से कह रहे थे कि नक्श, तुम तो बिल्कुल इसी तरह से मेघा का ख्याल रख रहे हो जैसा हमसफर में मेघा के लिए ढूंढना चाहता था। मगर अभी तुम्हारे पास कुछ दिन और हैं। अभी मैं और देखना चाहता हूँ कि तुम मेघा के लिए क्या क्या कर सकते हो। इतने में ही म्यूजिक चलने लगा। नक्श ने मुझे अपने साथ डांस करने के लिए कहा। उसने मेरे साथ खूब डांस किया और हम दोनों को डांस करता हुआ देखकर दूर से अभिराज कहीं जल रहा था। जब हम लोग डांस करते करते थक कर बैठ गए तो अभिराज मेरे करीब आए और मुझे बर्थडे विश करने लगे। मैंने अभिराज से कहा कि थैंक यू, तो वो कहने लगा, अगर तुमने मुझे अपने बर्थडे के बारे में बताया होता तो शायद मैं भी इसी तरह से अरेंजमेंट करता। मैंने कहा, आपने मेरे बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात जान लेता है, जैसे नक्श ने मेरे बारे में पहले ही सब कुछ जान लिया। नक्श ने मेरी तरफ देखने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि चलो बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ और तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनी स्पेशल कॉफ़ी भी लेकर आता हूँ। बहुत रात हो गई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल हम दोनों को मूवी देखने जाना है। कल तुम्हारा बर्थडे है और पूरे दिन हम लोग साथ रहेंगे। अभिराज मुझे कुछ कहने वाले थे, मगर मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और मैं नक्श के साथ अपने रूम में चली गई। अब मैं अभिराज का कोई काम नहीं करती थी। एक कमरे में होते हुए भी मैं उनके साथ बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करती थी जैसे पहले वो मेरे साथ किया करते थे। हम दोनों कमरे में मौजूद थे जब मैं चूड़ियाँ उतार रही थी और चूड़ियाँ उतारते समय अचानक एक चूड़ी मेरी कलाई में लग गई।
मेरी कलाई से खून निकलने लगा। जबकि अभिराज ये सब कुछ देख रहे थे। वो जल्दी से घबराते हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि रुको, मैं अभी तुम्हारे बैंडेज कर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नक्श के कमरे में जा रही हूँ, वो बैंडेज कर देंगे। तो वो कहने लगा, क्यों तुम बार बार छोटी से छोटी बात के लिए उसको बुलाती हो। मैंने उनकी बात पर जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी शादी उनके साथ होने वाली है, वही तो मेरे ये सारे काम किया करेंगे और आपको मेरे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मेरी बात सुनकर अभिराज को एक ज़ोरदार झटका लगा था। मैं ये सब कहते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने नोटिस किया था कि अब अभिराज बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे थे और मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। पहले वो ज़्यादातर अपने फ़ोन में बिजी रहते थे, लेकिन अब जब से ये सब कुछ चल रहा था तभी से अभिराज अपना फ़ोन साइलेंट रखते थे, और अगर उनका फ़ोन साइलेंट नहीं भी होता और किसी की कॉल आ जाती तो वो कॉल रिसीव नहीं करते थे। एक दिन मैंने देखा था कि उनके घर के गेट पर कोई लड़की आई थी। ये लड़की वही थी जो अभिराज की गर्लफ्रेंड है। वो अभिराज से कह रही थी कि मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल्स रिसीव ही नहीं करते, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, न तुम मुझसे बात करते हो न तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो, आखिर तुम्हारी पत्नी कब ये घर छोड़कर जा रही है, मुझे बताओ तुम कब मुझसे शादी करोगे। अभिराज ने गुस्सा होते हुए उससे कहा कि तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए, मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर चली आओ, यहाँ अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो लड़की कहने लगी, अच्छा अब किस बात की गड़बड़ हो जाएगी, पहले तो तुम मुझे बड़े शौक से इस घर में लेकर आते थे। अभिराज कहने लगा कि देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। वो ज़बरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जब अभिराज ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, मैं तुमसे मना कर रहा हूँ ना कि घर के अंदर मत आओ, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अभिराज कहने लगा कि जाओ यहाँ से। उसने डांट कर उस लड़की को भेज दिया था। मैं दूर से ये खड़ी हुई देख रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जैसा हम लोग चाह रहे थे हमारा प्लान बिल्कुल उसी तरह से कामयाब हो रहा था। अब मैं ज़्यादातर टाइम नक्श के साथ ही गुजारने लगी थी। मैंने बहुत सारा खाना बनाया था। नक्श से और पापा से कहा था कि आप लोग बैठकर खाना खा लीजिए, आज मैंने स्पेशली नक्श के लिए सारा खाना बनाया है। पापा कहने लगे कि अब तो तुम्हें नक्श को ही इम्प्रेस करना होगा। अरे भाई, तुम्हारी उसके साथ शादी जो होने जा रही है। नक्श कहने लगा कि मेघा, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया है, शादी के बाद तुम मुझे रोज़ इसी तरह का खाना खिलाओगी तो मैं तो बहुत मोटा हो जाऊंगा। ये कहकर हम तीनों हंसने लगे थे, जबकि अभिराज के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। मेरे हाथ का खाना खाने के बाद नक्श को बहुत खुशी हुई थी। तभी उसने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और मुझसे कहने लगा कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, उसके लिए गिफ्ट तो बनता है। उसने बॉक्स से रिंग निकालकर मुझे दिखाई। मैंने नक्श से कहा कि नक्श, तुम ही मुझे अपने हाथों से ये रिंग पहना दो। तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने नक्श की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने देखा था कि अभिराज की आंखों में खून उबल रहा था। जैसे ही नक्श ने मेरा हाथ पकड़ा, अभिराज को गुस्सा आ गया और उसने खड़े होकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हम सब लोग उसे देखते रह गए थे। नक्श ने गुस्से भरी नज़र से अभिराज की तरफ देखा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। अभिराज कहने लगा कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है, तुम अपनी हद में रहो, कुछ ज़्यादा ही इसके करीब आने की कोशिश करते हो, और ये मामूली सी अंगूठी दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम इससे प्यार करते हो। नक्श जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेघा जानती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और वैसे भी अब हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है, और अब मेघा तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, मेरी पत्नी बन जाएगी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया और मुझे अपने बराबर में खड़ा कर लिया। अभिराज ये सब कुछ खौलती हुई नज़रों से देख रहा था। तभी पापा ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि नक्श, अब तुम्हें अपनी पत्नी के लिए और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, परसों मैं तुम दोनों की शादी कर रहा हूँ। मैंने वकील से भी बात कर ली है, डिवोर्स के पेपर तैयार हो गए हैं। इधर अभिराज मेघा को डाइवोर्स देगा और उधर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर तुम अपनी मेघा को यहाँ से लेकर अपने घर चले जाना और फिर मैं भी सुकून से रहूँगा। आखिरकार मैंने मेघा के पिता से वादा किया था कि वो सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मेघा को मिल ही नहीं सकता था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जबकि अभिराज बहुत गुस्से में था।
उसी रात सब लोग एक साथ बैठे थे। मैंने नक्श और पापा से पूछा कि आप लोग चाय पियेंगे? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नक्श कहने लगा कि हाँ, मैं तो 2 कप पी लूँगा। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। मेघा, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। तभी अभिराज ने भी कहा कि हाँ, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। मैं चाय लेकर आ गई थी और मेरे साथ साथ नौकरानी भी आई थी। मैंने चाय नक्श को अपने हाथों से दी थी, जबकि पापा और अभिराज को नौकरानी ने चाय सर्व की थी। अब मेरी इस घर में आखिरी रात बची थी, क्योंकि अगले ही दिन मेरी शादी नक्श के साथ होने वाली थी। अभिराज को लगता था कि मेरी और उनकी ये आखिरी रात है, इसलिए वो सारी रात सोए नहीं थे, न उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया था। बस वो लगातार मुझे देखे जा रहे थे, जबकि मैं बहुत खुश थी। मैंने अभिराज से कहा कि आपको नींद नहीं आ रही? तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम सो जाओ। मैं तो सोने की एक्टिंग करने लगी थी, मगर बार बार मैं अपनी आंखें खोल खोल कर अभिराज को देख रही थी, जो लगातार मुझे तक रहे थे। अगले दिन जब मेरी शादी का समय आया तो अभिराज बहुत ज़्यादा उदास थे। मैंने अभिराज से कहा था कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, आपका कोई सामान नहीं लिया, सब कुछ मेरा ही है। अगर आपको कमरे में कोई चीज़ ना मिले तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये कहकर मैं आगे बढ़ने वाली थी जब अचानक अभिराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम सच में यहाँ से जा रही हो? मैंने कहा कि जी, मेरी शादी है और आज मेरी विदाई हो जाएगी। मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ, कभी आपको कुछ अपना सामान ढूंढने में दिक्कत हो। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और मैं आगे बढ़ गई थी। और अब मेरी शादी का वक्त भी आ गया था। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि अब आखिरी समय आ चुका था। न जाने अब क्या होना था। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरे चेहरे से अभिराज अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। तभी वकील को भी बुला लिया गया और अभिराज को डिवोर्स के पेपर दे दिए गए थे। मुझे डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए कहा गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि अभिराज मुझे रोक लें, मगर वो तो एक तरफ को खामोश खड़े हुए थे, न कुछ बोल रहे थे और न कुछ सुनना चाहते थे। मैं साइन कर चुकी थी। अब पेपर अभिराज की तरफ किए गए। अभिराज ने अपने हाथ में पेन ले लिया था। उधर पंडित जी मंडप में हम दोनों का इंतजार कर रहे थे। अभिराज ने पेन चलाना शुरू ही किया था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि क्या सच में वो मुझे छोड़ रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी मुझे जमीन पर पेन गिरने की आवाज आई। अभिराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मेघा को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये बात सुनी तो मेरा मन खुशी से भर गया था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति मुझे छोड़ दे। नक्श ने अभिराज से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे मेघा से शादी करनी है, जल्दी करो, हम दोनों की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस बार अभिराज के रिएक्शन बड़े अजीब थे। उन्होंने नक्श के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि प्लीज़ इससे शादी मत करो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इसकी अहमियत पहले नहीं थी, मगर अब हो चुकी है। पापा ने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है। मगर अभिराज रोने लगे थे और कहने लगे कि नहीं पापा, मैं मेघा को नहीं खो सकता। आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपने मेरे लिए लड़की नहीं बल्कि हीरे को चुना है, जिसकी अहमियत मुझे नहीं हुई, मगर अब हो चुकी है। प्लीज़ इसे मेरी ज़िंदगी से मत निकालिए, शायद मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। अभिराज अपने पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रहे थे। जब पापा ने अभिराज को गले से लगा लिया और फिर हम सब लोग हंसने लगे थे। अभिराज रोते रोते बार बार यही कह रहे थे कि मेघा को मुझसे अलग मत करो। जब उसने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं तो वो सबकी शक्लों को बड़ी गौर से देखने लगा। इतनी ही देर में नक्श ने अपने सर पर पहनी हुई पगड़ी उतारकर एक तरफ को रख दी थी। पंडित जी भी मंत्र पढ़ने से उठकर खड़े हो गए थे। वकील ने भी पेपर्स अपने हाथ में ले लिए थे। मैं भी बहुत खुश थी, रोते रोते ही हंस रही थी। अभिराज की कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो अनजान नजरों से सबको देख रहे थे। फिर पापा ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हारी चाल तुम पर ही इस्तेमाल की है। दरअसल ये सब कुछ एक नाटक था। मेघा की शादी नक्श के साथ नहीं हो रही। हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था। हम तुम्हारे दिल में मेघा के लिए मोहब्बत जगाना चाहते थे। मैंने तुम्हारी शादी मेघा से इसलिए करवाई थी ताकि आने वाले समय में मेघा तुम्हें संभाल सके, मगर तुम तो मेघा को ही इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तुमने जिस लड़के को हायर किया था, जिस लड़के से तुम मेघा को कॉल्स करवा रहे थे, उस लड़के के बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया था। हमने सोचा कि जिस तरह तुमने अपने काम के लिए एक लड़के को हायर किया था, इसी तरह हम भी एक ऐसे लड़के को हायर करेंगे जो हमारी मदद करे। नक्श भी एक ऐसी कंपनी में काम करता है
जहाँ पर घर तुड़वाए नहीं जाते बल्कि बसाए जाते हैं। मेघा सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। अभिराज ने बेचैन नजरों से अपने पिता की तरफ देखा और कहने लगा कि क्या आप सच कह रहे हैं पापा? तो वो कहने लगे कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा। बुरा तो तुम खुद अपने साथ करने जा रहे थे मेघा को छोड़कर, मगर अच्छा हुआ तुम्हें सही वक्त पर अकल आ गई। दरअसल ये पंडित नहीं है, ये भी एक मामूली सा एक्टर है, और वकील भी वकील नहीं है। और जिन पेपर्स पर तुम साइन करने वाले थे वो डिवोर्स के पेपर्स नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग पेपर थे। ये बात सुनकर तो अभिराज चौंक गए थे, और उन्होंने जैसे ही पेपर्स उठाकर देखे तो वो भी जोर जोर से हंसने लगे थे, क्योंकि उन्होंने डिवोर्स के पेपर्स पढ़े ही नहीं थे और वो बस इमोशनल होकर साइन करने जा रहे थे। और फिर हम दोनों इस तरह से एक हो गए। आज इस कहानी को पूरे 15 साल हो गए और मैं आज भी अपने पति अभिराज की पत्नी हूँ, और वो पूरी तरह से बदल कर रह गए और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जिस लड़की से वो प्यार करते थे उस लड़की को वो पूरी तरह से भूल गए। दरअसल उससे प्यार नहीं करते थे, बस आज के ज़माने में लड़के लड़कियों को गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाने का ज़्यादा ही शौक है। बस वो लड़की उनका एक शौक थी जो वक्त रहते उनके दिलो दिमाग से उतर गई थी, और फिर उन्हें पता चल गया था कि मैं भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। नक्श का भी पापा ने बहुत शुक्रिया अदा किया था। मेरे ससुर इस दुनिया के बेस्ट ससुर हैं, जिन्होंने अपनी बहू का इतना साथ दिया, और मैं अभिराज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।